भूपेंद्र बख्शी खुश होते हुए धीरे से कहता है, तो ठीक है, फिर मैं फैसला सुना देता हूँ कि इस साल वांगला त्योहार गांव में नहीं बनाया जाएगा। दिलीप भूपेंद्र को गुस्से से घूरते हुए कहता है, चुप हो जा, फैसला लेने का हक तुझे है या मुझे? दिलीप का गुस्सा देखकर भूपेंद्र बख्शी एकदम चुप हो जाता है। दिलीप अपना फैसला गांव वालों को सुनाते हुए कहता है, माना कि गांव में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उसी को बदल दिया जाए। मोहित की 13वीं भी 13 दिन की जगह 3 दिन में ही कर दी है रतन ने। अब तक तो उसकी आत्मा को शांति भी मिल गई है। वैसे ही गांव में अभी दुख का माहौल है और माहौल को बदलने के लिए मुझे लगता है कि गांव में इस साल भी वांगला त्योहार। दिलीप अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर युग पर पड़ती है, जो अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंच चुका था। युग को देखकर दिलीप चुप हो जाता है। युग को देखकर दिलीप को गुस्सा आने लगा था और वो गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि दिलीप अपना फैसला बदलने की सोचने लग जाता है। दिलीप अपना फैसला बदलता उससे पहले भीड़ में बैठा हुआ एक आदमी कहता है, बताइए मालिक, आपका क्या फैसला है? आपका ही फैसला हमारे लिए मान्य होगा। अगर आप कहेंगे वांगला त्योहार मनाना है तो ही मनाएंगे, अगर कहेंगे नहीं मनाना तो नहीं बनाएंगे। दिलीप का युग पर से ध्यान हट जाता है और वो अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हर साल की तरह इस साल भी वांगला त्योहार हमारे गांव में 2 दिन तक मनाया जाएगा। मोहित की मौत के कारण त्योहार न मनाना देवी देवताओं का अपमान करना होगा। नियम सबके लिए एक ही है। अगर गांव में किसी और की मौत हुई होती तब भी ये त्योहार मनाया जाता तो फिर अब भी मनाया जाएगा। पर मोहित की आत्मा की शांति के लिए हम इतना कर सकते हैं कि इस साल वांगला त्योहार धूमधाम से ना मनाकर बस रौंका मुचा गांव और बंगला मुडा गांव के ही लोगों के बीच मनाया जाएगा। दूसरे गांव वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दिलीप युग की तरफ देखते हुए कहता है, न ही गांव के बाहर से आए हुए लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। बल्लू, ये कैसी व्यवस्था करके रखी है? पता है ना, मीटिंग में बस गांव के लोग ही उपस्थित होते हैं। ये कैसे कैसे लोग आने लग गए मीटिंग में, सारी व्यवस्था बिगाड़ के रख दी है। ये तंज दिलीप ने युग के लिए कसा था और युग दिलीप का ये तंज समझ गया था। युग अभिमन्यु से कहता है, अच्छा अभिमन्यु, तुम लोग ये मीटिंग अटेंड करो, मैं चलता हूँ। अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले ही कायर कहता है, अरे कहाँ जा रहा है तू? अभी अभी तो आए हैं हम, और अभी तो मीटिंग ढंग से शुरू भी नहीं हुई। अभी देखना कितनी बहस होती है इस बात को लेकर कि वांगला त्योहार रौंका मुचा गांव में बनाया जाएगा या फिर बंगला मुडा में। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार तुम लोग करो ना मीटिंग अटेंड। तुमने यहाँ तक आने के लिए कहा था तो मैं आ गया, यही बहुत है। मुझे नहीं जाना कि मीटिंग में क्या होने वाला है। वैसे भी मैं इन दोनों ही गांव का सदस्य नहीं हूँ तो मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अभिमन्यु युग की बात सुनकर समझ जाता है कि आखिर बात क्या थी, युग क्यों इतना चिढ़ रहा था। अभिमन्यु कहता है, ठीक है, तू जाना चाहता है तो चले जा, पर अच्छे से जाना, और यदि मन करे तो गांव भी घूम लेना। घुमाना तो मैं ही चाहता था, पर क्या करूं, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है ना। आखिर में ये लोग रजिस्टर में लिखते हैं कि किसके घर से कौन आया था और कौन नहीं। युग कहता है, ठीक है, तुम रुको यहीं पर, मैं जाता हूँ, बाय। इतना कहकर युग वहां से चले जाता है। रतन पाली, जो कि दिलीप के बगल में बैठा हुआ था, दिलीप का ये फैसला सुनकर उसका मन गुस्से से भर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बेटे की मौत के बाद भी दिलीप ऐसा फैसला सुनाएगा। वो नहीं चाहता था कि गांव में वांगला त्योहार मनाया जाए। रतन पाली बोलना चाहता था कि दिलीप अपना फैसला बदल ले, पर वो दिलीप को अच्छे से जानता था। दिलीप को अब कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं, वो अपना फैसला सुना चुका था। दिलीप अब अपना फैसला नहीं बदलने वाला था। भूपेंद्र बख्शी को भी दिलीप पर गुस्सा आने लगा था और वो दिलीप को उसका फैसला बदलने के लिए मजबूर करते हुए कहता है, पर दिलीप जी, यक्षिणी का क्या? आप जानते हैं ना, वो आजाद हो गई है और उसकी आजादी के बाद त्योहार मनाना मुझे नहीं लगता ये ठीक है। हमें त्योहार मनाने की जगह यक्षिणी के बारे में सोचना चाहिए कि उसका क्या करना है, वरना फिर अमावस्या की रात कोई मर्द को वो अपना शिकार बनाएगी। दिलीप भारी आवाज में कहता है, तुझे मैंने पहले भी बोला था ना कि यक्षिणी की फिक्र तू मत कर। उसका क्या करना है वो सब मुझ पर छोड़ दे। यक्षिणी अमावस्या की रात क्या किसी का शिकार करेगी? आज रात तो खुद उसका शिकार हो जाएगा। भूपेंद्र बख्शी दिलीप को घूरते हुए कहता है, क्या कहा आपने? आज रात यक्षिणी का शिकार होगा, पर कैसे? बातों बातों में दिलीप को पता ही नहीं चला था कि उसके मुंह से क्या निकल गया था। दिलीप बात को घुमाते हुए कहता है, मैंने कहा यक्षिणी का इंतजाम हो जाएगा, उसकी फिक्र मत कर। वो किसी मर्द का शिकार नहीं कर पाएगी, समझा? तू बस वांगला त्योहार की तैयारी कर। इतना कहकर दिलीप कुर्सी पर से उठ जाता है और वहां से जाने लग जाता है। बल्लू काका भी दिलीप के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। एक तरफ ये फैसला हो गया था कि इस साल भी गांव में वांगला त्योहार मनाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ हवेली के अंदर रजनी ये जानने में लगी हुई थी कि सुदेश जो काला बैग लेकर आया था उसके अंदर क्या था।
सुदेश कमरे के अंदर घुसते ही सो गया था, जिस कारण रजनी को मौका ही नहीं मिल पाया था ये पूछने का कि सुदेश कहां पर गया था और काले बैग में क्या लेकर आया था। सुदेश बेड के ऊपर खर्राटे लेकर सो रहा था तो वहीं पर रजनी खड़ी हुई थी। वो अपने हाथों को सुदेश के सिर के ऊपर फेर कर इस बात की पुष्टि कर रही थी कि सुदेश गहरी नींद में सो गया था या नहीं। रजनी अपना हाथ सुदेश के नाक के पास ले जाते हुए कहती है, लगता है ये सुदेश सो गया। सोएगा भी कैसे नहीं, इतना थका हुआ जो था, पता नहीं कहाँ गया था। खैर, जहां भी गया हो, जरा देखो तो ये काले बैग में क्या लेकर आया है जिसे इसने सिर्फ उस दिलीप को दिखाया था, मुझे भी नहीं। सुदेश ने वो काला बैग बेड के नीचे रखा था और ये बात रजनी को पता थी। रजनी आराम से नीचे झुकती है और धीरे से बिना कोई आवाज किए वो काला बैग बेड के नीचे से निकाल लेती है। रजनी भी बैग के पास ही जमीन पर बैठ जाती है। रजनी धीरे धीरे, ताकि आवाज ना हो, काले बैग की चेन खोलने लग जाती है। जब वो बैग की चेन खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर एक कांच की बोतल रखी हुई थी। उसको उसके अंदर अभी नीला केचुआ दिखाई नहीं दिया था क्योंकि वो बोतल बैग के अंदर उसे आधी ही दिख रही थी। रजनी वो कांच की बोतल को देखते हुए कहती है, अरे ये बोतल कैसी, इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जो सुदेश ने इसे इतना संभाल कर और हम सबसे छुपा कर रखा है। यही बड़बड़ाते हुए रजनी वो बोतल बैग के अंदर से बाहर निकाल लेती है। जैसे ही वो बोतल को पूरा बाहर निकालती है उसे वो नीला केचुआ दिख जाता है जो कि बोतल के तल पर बैठा हुआ था। रजनी उस नीले केचुए को देखकर हैरान हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक नीला केचुआ था। उसने आज तक बस नीले केचुए को किस्से कहानियों में ही सुना था, हकीकत में इससे पहले कभी नहीं देखा था। रजनी नीले केचुए को बड़ी बड़ी आंखें करके देख ही रही थी कि तभी उसे अमोदिता की तेज आवाज सुनाई देती है, माँ क्या कर रही हो यहाँ बैठकर। अचानक से अमोदिता की आवाज सुनकर रजनी घबरा जाती है और उसके हाथ से वो कांच की बोतल छूट जाती है। बोतल को नीचे गिरता हुआ देखकर रजनी की जान हलक में आ गई थी। बोतल नीचे फर्श पर गिरकर फूटती उससे पहले ही रजनी पूरी फुर्ती के साथ वो बोतल पकड़ लेती है और उसे टूटने से बचा लेती है। जब रजनी उस बोतल को पकड़ती है और सही सलामत देखती है तब जाकर उसकी जान में जान आती है। अमोदिता बेफिक्र होकर कहती है, अरे वाह माँ, बढ़िया कैच था, तुम्हें तो इंडियन क्रिकेट टीम में होना चाहिए था। यहाँ पर क्या कर रही हो। अमोदिता की ये बात सुनकर रजनी को और गुस्सा आ जाता है और वो अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, नालायक लड़की। रजनी ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर वहां पर सो रहे सुदेश पर पड़ती है और वो अपना सारा गुस्सा अंदर ही अंदर पी जाती है। रजनी धीरे से अमोदिता से कहती है, नालायक लड़की, तुझे जरा भी अंदाजा है अगर ये बोतल मेरे हाथ से टूट जाती तो क्या हो जाता। अमोदिता झट से बोलती है, क्या हो जाता माँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे इसमें बहुत बेशकीमती चीज रखी हुई है। इसके अंदर बेशकीमती चीज ही रखी हुई है, जरा गौर से देख इसे। जब अमोदिता बोतल को गौर से देखती है तो उसे भी वो नीला केचुआ दिखाई दे जाता है और वो अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, अरे माँ ये क्या, ये तो नीला केचुआ है। मैंने तो आज तक ऐसा केचुआ पहले कभी नहीं देखा। तुम इसका क्या करने वाली हो और ये तुम्हें कहाँ से मिल गया। अरे नालायक लड़की, इसे मैं नहीं तेरे पापा लेकर आए हैं और जितना मैं जानती हूँ ऐसे नीले केचुए जादूगरनियों के पास ही पाए जाते हैं। वो जरूर इसे किसी जादूगरनी से ही लेकर आए हैं। क्या कहा माँ तुमने, जादूगरनियां? क्या ये भी हम सौदाइनों की तरह ही काला जादू करती हैं? ये जो जादूगरनियां होती हैं ना, ये हम सौदाइनों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं, समझी। हम तो बस टोने टोटके करके काला जादू करते हैं, पर ये जादूगरनियां तो इंसानों के अंगों की बलि देती हैं काली शक्तियां पाने के लिए। इनके पास कई काली शक्तियां होती हैं जिससे ये कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा जादू दिखाती हैं कि तुम्हें तुम्हारी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, तभी तो इन्हें जादूगरनी कहते हैं। अमोदिता बड़े गौर से रजनी की सारी बातें सुन रही थी। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, मैंने किस्से कहानियों में सुना था कि यक्षिणी को नीले केचुए की मदद से कैद किया जाता है, पर आज इस नीले केचुए को देखकर ऐसा लग रहा है जो बात मैंने सुनी थी वो सच थी और आज रात तेरे पापा इस नीले केचुए की मदद से उस यक्षिणी को ही कैद करने वाले हैं। अमोदिता हैरानी के साथ पूछती है, पर कैसे माँ, ये नीला केचुआ तो इतना सा है, इसकी मदद से कैसे पापा उस यक्षिणी को कैद करेंगे। वो तो मुझे भी नहीं पता, सिर्फ जादूगरनियों को पता होती है ये बात और वही बात उसने तेरे पापा को बताई होगी। माँ मुझे दिखाओ ना ये बोतल, मैं इसे खोलकर देखती हूँ, मुझे इस नीले केचुए को नजदीक से देखना है। रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, पागल हो रही है क्या नालायक लड़की, ये कोई खेलने की चीज है क्या जो तुझे इसे नजदीक से देखना है। ये वो चीज है जो यक्षिणी को कैद करने वाला है, तो बेहतर यही है कि इसे हम ऐसे का ऐसा ही रख दें, इससे कोई छेड़छाड़ ना करे ताकि तेरे पापा यक्षिणी को आराम से कैद कर लें। और तुझे याद है ना,
आज रात तुझे युग को अपने वश में करना है। हाँ माँ, याद है, मैंने भी सारी तैयारी कर ली है। जो जो सामान आपने बताया था वो ले आई हूँ। बढ़िया है, एक तरफ यक्षिणी कैद होगी तो वहीं दूसरी तरफ युग तेरे वश में होगा। इसे कहते हैं डबल धमाल। इतना कहकर रजनी उस बॉटल को वापस से काले बैग के अंदर रख देती है। एक तरफ अमोदिता और रजनी युग को वश करने की प्लानिंग बना रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ युग रोंका मुचा घाट पर पहुंच गया था। युग रोंका मुचा घाट की रेत पर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। युग अभी भी अपने आसपास यामिनी को ही ढूंढ रहा था, पर वो उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसके मन में बार बार यामिनी का ख्याल आ रहा था। पता नहीं क्यों उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। युग यामिनी को एक बार देखना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी ने उसके दिल पर अपना कब्जा कर लिया हो। युग किश्नोई नदी के अंदर अपना पहला कदम रख देता है। जैसे ही उसके पैरों से किश्नोई नदी का पानी टच होता है, उसे पीछे से यामिनी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। युग बाबू, ओ युग बाबू। यामिनी की आवाज सुनकर युग मन ही मन खुश हो जाता है। वो एक अलग ही मुस्कान के साथ पीछे मुड़ता है, पर पीछे मुड़ते ही उसके चेहरे पर की वो मुस्कान चली जाती है जो कुछ देर पहले यामिनी की आवाज सुनकर आई थी। अब उसके चेहरे पर एक गहरी मायूसी छाई हुई थी। यामिनी उसके पीछे नहीं खड़ी हुई थी, ये उसका वहम था। युग खुद से बड़बड़ाता है, मुझे ऐसे क्यों लगा था जैसे यामिनी ने मुझे आवाज दी थी। ये मेरे कान ना आजकल कुछ ज्यादा ही बजने लगे, कुछ भी सुनाई देता है। इतना कहकर युग वापस से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। युग ने अभी एक दो कदम फिर से आगे बढ़ाए ही थे कि उसे फिर से यामिनी की आवाज सुनाई देती है। युग बाबू, अरे ओ युग बाबू। पर युग इस बार रुकता नहीं है, वो अपने कदम आगे बढ़ाते जाता है। उसे यही लग रहा था कि यह सब उसका कोई वहम था। फिर यामिनी की आवाज सुनाई देती है, अरे युग बाबू रुकिए ना। पर युग फिर भी नहीं रुकता है, वो अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। अभी युग ने 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी पीछे से कोई उसके ऊपर पानी फेंकने लग जाता है। जब युग को इस चीज का एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर पानी फेंक रहा है और वो पीछे मुड़ता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके पीछे और कोई नहीं, यामिनी खड़ी हुई थी और अपने दोनों हाथों में पानी भरकर हंसते हुए युग पर पानी फेंके जा रही थी। यामिनी ने नीली साड़ी पहनी हुई थी जो उसके गोरे बदन पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यामिनी नीली साड़ी पहनकर किसी जलपरी की तरह लग रही थी। युग यामिनी को पानी फेंकने से मना करते हुए कहता है, अरे यामिनी पानी क्यों फेंक रही हो मेरे ऊपर, रुक जाओ वरना मैं गीला हो जाऊंगा। यामिनी हंसते हुए फिर युग पर पानी फेंकते हुए कहती है, अब पानी नहीं फेंकूंगी तो क्या फेंकूंगी युग बाबू, कब से आपको आवाज दे रही हूँ पर आप है कि सुनते ही नहीं। किसके ख्यालों में खोए हुए हैं जरा मुझे भी बताइए। युग बड़बड़ाता है, तुम्हारी यामिनी। यामिनी चतुर नजरों से युग को देखते हुए कहती है, मतलब यामिनी की खूबसूरती का जादू चल गया। सदियों से है पुराना